हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। आप मुझे उस समय के बारे में बताइए जब आपने पहली बार तय किया होगा कि मुझे सिविल सेवक बनना है। कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। बाद मेरा मन वहाँ नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ और करना है। निरंतर प्रयास किया तो इसी का परिणाम है मैम कि 2019 में मेरा चयन अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर हुआ और वर्तमान 2024 में मेरा चयन डीएसपी के पद पर हुआ है। तो शुरुआत की होगी तो ऐसा लगा होगा कि यार नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। तब कैसे खुद को मोटिवेट किया? तो लगता था कि हो सकता, अरे नहीं कर पाऊंगी क्या। किंतु मैं अपना जो पर्सनल मेरा वो था, मुझे ये लगता था कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं करूंगी क्या। जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, कई बार पेपर दे चुके हैं, परीक्षा बार बार फेल हो रहे हैं, अब लगता है कि अब नहीं होगा, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगी? सकारात्मक रूप से पढ़िए, आत्मविश्वास बना के रखिए। अब आपका नहीं होगा तो किसका होगा। दोस्तों, मैं शैली आनंद अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ सत्यमेव जयते संस्थान की पॉडकास्ट श्रृंखला कर्मगाथा में, जहाँ हम बात करते हैं उन कर्मवीरों से जिन्होंने अपनी संघर्ष से एमपीपीएससी में एक नया मुकाम हासिल किया है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं एमपीपीएससी 2024 की रैंकर पूजा तिवारी, जिन्होंने डीएसपी पद प्राप्त किया है। पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ आपको शुभकामनाएं आपकी इस मेहनत के लिए और इस सफलता के लिए। थैंक यू मैम। और इस संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही मेरे चयन में, तो मैं रेशु जैन सर और प्रकृति मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। पूजा, आप मुझे उस समय के बारे में बताइए जब आपने पहली बार तय किया होगा कि मुझे सिविल सेवक बनना है, तो क्या ख्याल आया था? क्या कोई ऐसी स्टोरी थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि अब तो सिविल सेवक बनना ही है? जी मैम, मैं शेयर करना चाहूँगी। चूँकि मैं बेसिकली इंजीनियर थी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में हैदराबाद में थोड़े टाइम जॉब की। उसके बाद मेरा मन वहाँ नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ और करना है और ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे लिए। तो मैं वापस आई भोपाल, और उस टाइम पे एक ऐसी पारिवारिक सिचुएशन भी ऐसी थी कि नहीं, जॉब चाहिए, एक प्रेशर भी था। तो मैंने कई सारे वनडे एग्जाम्स भी दिए, जिनमें से बैंकिंग हो गया और रेलवे हो गया। तो कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर ऐसे मैं रह जाती थी। तो इसी बीच पटवारी का एग्ज़ाम हुआ जिसमें मेरा चयन हुआ। और जब चयन के बाद मुझे फॉर्चुनेटली इंदौर में पोस्टिंग मिली। तो पहली बार था जब डीवी हो रहा था। तो मैंने देखा, और मेरे दोस्त जो तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मुझे लगा कि नहीं, मैं सिविल सेवा में बेहतर कर सकती हूँ। तो मैं तैयारी भी कर रही थी। जब डीवी हो रहा था तो वहाँ एक तहसीलदार सर थे, तो उन्होंने मेरे एकेडमिक्स देखे। उन्होंने मुझसे बोला कि आप इतना अच्छा एकेडमिक्स लेके यहाँ पे आ रही हैं पटवारी के पद पर, ये तो बहुत छोटी परीक्षा है आपने निकाली है, और आप यहाँ क्या करेंगी, क्यों आना चाह रही हैं। तो मैं उनको, तब मैंने बोला था कि सर मैं सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे इंदौर मिला, तो इसलिए मैं यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। एक कि मेरा वो बना रहे कि नहीं, मैं जॉब में हूँ और मेरे ऊपर इतना दबाव नहीं रहे। तो उन्होंने हंसते हुए बोला था कि एक बार जो पटवारी में आ जाता है वो दूसरी परीक्षा में चयनित नहीं हो पाता है, और आप भूल जाओ कि आप एमपीपीएससी निकालेंगे। तो उस समय से मुझे जो मेरा एक संकल्प था कि नहीं, मुझे पीएससी में बन के चयनित दिखाना है। बन के दिखाना है, तो वो और दृढ़ होता गया, और उसके लिए मैंने बहुत निरंतर प्रयास किया। तो इसी का परिणाम है मैम कि 2019 में मेरा चयन अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर हुआ और वर्तमान 2024 में मेरा चयन डीएसपी के पद पर हुआ है। तो एक तरह से तहसीलदार सर जो हैं वो आपके लिए हीरो बनकर आए, जिन्होंने आपकी लाइफ को एक नया मोड़ दिया। जी मैम, बिल्कुल कह सकते हैं। हो सकता है वो उस टाइम पे नहीं बोलते तो मुझे, मैं इतना नहीं सोचती इस चीज़ को लेके। और एक तो सर का वो था, फिर दूसरा जब मैं पटवारी के पद पे थी तो वहाँ ज़मीन से जुड़कर काम करने का मौका मिलता है। चूँकि मैं पटवारी के पद पे थी, मैं देखती थी कि हमारे जो वहाँ पे तहसीलदार हैं जिनके अंडर में काम कर रही हूँ, जो एसडीएम सर हैं जिनके अंडर में काम कर रही हूँ, वो कैसे लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो फिर एक जो इच्छा थी और दृढ़ हुई कि नहीं, मुझे भी बनना है और इनके जैसे ही काम करना है। तो वहाँ से मेरा सिविल सेवा का सफ़र शुरू हुआ, जो अभी तक चल ही रहा है। अभी तक चल रहा है और वाकई आपने एमपीपीएससी 2024 में तो सफलता के झंडे गाड़ ही दिए हैं। जी मैम। कभी ऐसा हुआ जब, चूँकि जॉब में थी
तो जाहिर सी बात है कि बहुत चैलेंजेस आए होंगे, तो शुरुआत की होगी तो ऐसा लगा होगा कि यार नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, तब कैसे खुद को मोटिवेट किया? हाँ जी मैम, निश्चित रूप से जॉब में रहते हुए तैयारी करना तो बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जब आप फील्ड जॉब में हो तो वहाँ आपके पास 24/7 की जॉब रहती है। आपको उपलब्ध रहना होता है उन किसानों के लिए और उन सभी चीज़ों के लिए कि नहीं, जो तत्काल होती है। यहाँ एक व्यवस्था चलती है कि तत्काल करना है। तो कभी कभी मैम जब ज़्यादा काम हो जाता था तो लगता था कि हो सकता, अरे नहीं कर पाऊंगी क्या। किंतु मैं अपना जो पर्सनल मेरा वो था, मुझे ये लगता था कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं करूँगी क्या, मुझे यही करना है। और मैं हमेशा जो शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक वो थी, कविता थी, उसकी एक लाइन है कि हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो मैं ये सोच के साथ में आगे बढ़ती रही। बहुत बढ़िया। वाकई में प्रेरणादायक है आपकी कहानी। पूजा जी, मुझे बताएं कि जॉब में रहते हुए कैसे समय निकाल सकते हैं तैयारी के लिए, कितने घंटे पढ़ सकते हैं और किस तरह के नोट्स बनाए जाएं, ये हमारे अभ्यर्थी जानना चाहेंगे। जी मैम जॉब में रहते हुए जो मेरा रूटीन था, तो मैं मतलब हर व्यक्ति का एक पढ़ने का अलग वो होता है कि वो किस तरह से पढ़ रहा है, किस तरह से। तो मेरा जो था मैम पढ़ने का, तो मैंने अपना रूटीन ही चेंज कर दिया। मैं रात में पढ़ती थी। फिर बोलते हैं कि नहीं, लेट नाइट नहीं पढ़ सकते हैं, किंतु मैं मेरी जो ज़्यादातर पढ़ाई हुई है वो लेट नाइट हुई है। क्योंकि 10 से 6 आपको ऑफिस में रहना होता है, और फिर कभी कभी ऐसा होता था कि 6 से भी ज़्यादा हो गए। तो आने वहाँ से आने के बाद मैं कोशिश करती थी जो मेरे काम हैं मैं उनको ऑफिस में ही निपटा लूँ। ऐसा ना हो कि मुझे घर में भी जाके ऑफिस का काम करना पड़े या फिर मैं उसी चीज़ में लगी हुई हूँ। तो ज़्यादातर ऑफिस का काम ऑफिस में, उसके बाद जो मेरा समय रहता था रात का। तो इसके लिए लगन ज़रूरी है कि आप अगर फील्ड वर्क पे हैं तो आप अपना काम वहाँ ख़त्म करें, और जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें। जी बिल्कुल मैम, और यही करना होता है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर सफलता आपसे दूर हो जाती है, और ये फार्मूला मैंने अपनाया था। तो कितने घंटे ज़रूरी होते हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जॉब के साथ 3 से 4 घंटे आपको पर डे निकालना ही है। अगर इतना नहीं निकाल सकते हैं तो संभव नहीं है कि आप MPPSC में क्वालिफाई कर पाएंगे। जी मैम, बिल्कुल कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। मैम मैंने कभी घंटे ऐसे घंटा देख के पढ़ाई नहीं की। मुझे जब भी समय मिलता था तो मैं पढ़ाई करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि सैटरडे संडे छुट्टियां हैं, तो वो समय मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती थी कि नहीं, मुझे ये पढ़ाई को देना है। और उस टाइम पे मैं अपने स्लॉट डिसाइड करती कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इतने टाइम में पढ़ लेना है, तो उसका मुझे बेनिफिट तब मिला। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ था आपने? मैम सैटरडे संडे के लिए बनाया हुआ था, और डेली जो रूटीन था उसमें जो ऐसा है कि 3 घंटे 4 घंटे, तो ये था कि कंटिन्यूएशन में मैं पढ़ती डेली थी। किसी दिन मैं कुछ स्किप नहीं करती थी, और वो 3 से 4 घंटे, कभी 7 8 भी हो जाते थे कि चलो ठीक है मेरा समय, मैं सोऊंगी कम। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है जी मैम। और वो आपकी सक्सेस की है। जी मैम। इसीलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। जी बिल्कुल मैम। जी। आप जब आपने नोट्स बनाए थे क्या पढ़ाई के दौरान? हाँ मैम, मैंने सभी सब्जेक्ट्स के तो नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी 2018 में। तो जॉब के साथ? जॉब के साथ, जी मैम। तो मेरा पहला ये मेरी जो मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ सिविल सेवा की तैयारी को लेकर रेसू जैन सर से और प्रकृति मैम से। तो सर लोगों का इतना वो रहता था कि सर खुद ही बहुत सारे नोट्स बना के दे दिया करते थे, मैं उन्हीं से पढ़ लेती थी। और कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने बनाए थे। पर मैम मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत मतलब लाभप्रद रहता है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली जब वो लास्ट आवर्स में अपने रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, वो चीज़ें बहुत जरूरी। कुछ माइंड मैप्स या सिनॉप्सिस आप क्या बनाती थी? मैं लगभग सिनॉप्सिस बनाती थी, और उस टाइम पे मैं टेस्ट सीरीज दिया करती थी एसएमजे में, तो सर सिनॉप्सिस खुद ही बनवाते थे। एक माइंड मैप्स और सिनॉप्सिस सर खुद बनवाते थे, उसका मुझे बहुत फायदा मिला। ना केवल 2019 में, उसके बाद सभी एग्जाम्स में मैंने। ये देखा है मैंने भी, कई अभ्यर्थी जब हमसे मिलने आते हैं तो उनके पास सिनॉप्सिस बने हुए होते हैं और कहीं ना कहीं वो सर के निर्देश पे बनाए जाते हैं, और पॉसिबल होता है तो सर खुद बना करके दे देते जी हैं। बिल्कुल। ये यूएसपी है सर की। जी जी बिल्कुल। ओके। अब आप बता रही हैं कि भाई जॉब के साथ तो कई बार जॉब का तनाव भी होता है और
कुछ टारगेट्स होते हैं पढ़ाई में जो पूरे नहीं हो पाते, तो उनका तनाव भी। तो इसको कैसे डील किया आपने? मैम, तनाव प्रबंधन के लिए तो मैं अपनी फैमिली को मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी। शायद मैं उनके मुंह पे कभी ऐसा बोल भी नहीं पाती हूँ। मैं इसके थ्रू बोलना चाहूँगी, शायद वो ये वीडियो देखें। मेरे मम्मी पापा बिल्कुल। कभी भी ऐसा होता है कि कोई एग्जाम्स हुआ नहीं निकला तो हमेशा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार होगा। और मेरे दादाजी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनका मतलब एक कॉमन डायलॉग रहता है, अरे कोई बात नहीं, जो घोड़े पे चढ़ता है वही तो गिरता है, इसमें से कौन सी तुम्हारा वो हो गया, अगली बार देख लेना। गिरते ही हैं सहसवारी मैदानी जंग में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो वो हमेशा यही बात बोलते थे। और आज भी कुछ भी होता है, कोई भी अगर निगेटिव चीजें हैं तो वो बिल्कुल कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर का भरोसा रखो, सब अच्छा। तो मैम उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। और साथ ही मैम मेरे भाई बहन भी साथ रहते हैं, तो सबसे जो मतलब फनी मोमेंट मेरी तैयारी का रहता था कि अगर जैसे कि मेंस मेंस तो मैम लगातार निकल ही रहे, इंटर जैसे 22 का रिजल्ट आया, नहीं हुआ तो ये थोड़ी देर मातम कर रहे, नहीं हुआ, बहुत अच्छा था। उसके बाद उनका ये होता चलो मूवी देख लेते हैं, कोई बात नहीं अगले बार देखेंगे, मूवी देख लेते हैं। तो ये बहुत फनी सा भी होता था कि दुख भी लग रहा है, फिर अपन तैयार भी हो गए अगले उसके लिए। तो हाँ, मूवी देखना आपको बहुत पसंद है। मूवी जी मैम, मूवी भी देखती हूँ मैं। और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तो कपिल शर्मा का शो भी चलता रहता है हमारे यहाँ जब भी अच्छा। फ्री हुए तो। कौन सी मूवी देखी आपने जो आपको लगा कि नहीं यार अब तो करेंगे ही? मैम वैसे तो मैंने बहुत सारी मूवी देखी हैं, लेकिन जो मुझे बहुत अभी जैसे हाल मैंने उसमें देखी थी, 12th फेल देखी, तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि उसकी ऐसी ऑलमोस्ट कहानी ऐसी कि एक गांव का लड़का इतना बड़ा सपना लेके जाता है, लास्ट में सेलेक्ट होता है, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने माझी द माउंटेन मैन, तो उसका एक जो डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वही सेम सिचुएशन मेरी भी कि नहीं ठीक है, जब तक होगा नहीं तब तक लगे ही रहना है, और कब तक नहीं होगा, होगा जरूर होगा। और आपने इसे आखिरकार साबित कर ही दिया। जी मैम, मैंने पूरी कोशिश की। और जैसे आप अभी फैमिली का बता रही थी, इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि फैमिली जो है वो बैकबोन होती है। और लड़की के लिए तो ये बहुत मायने रखता है कि फैमिली उसका सपोर्ट करे। जी मैम। तो आधी लड़ाई तो हम वहीं जीत जाते हैं जब फैमिली साथ में होती है। जी मैम। फैमिली में सबसे ज़्यादा कौन इंस्पायर करता है आपको? मैम मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और मैं अपने गांव की पहले इंजीनियर थी। मेरे पिताजी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। किंतु वहाँ आज भी ऐसी स्थिति है मैम कि लड़कियों को पढ़ाना मतलब उसके ऊपर, उसको इन्वेस्टमेंट ना मान के एक एक्सपेंस मानते हैं कि अरे इनके ऊपर तो खर्चा हो रहा है, क्योंकि अभी शादी भी करनी है। तो जब उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया तो लोग बोलते थे कि अरे ये तो पागल हैं, बिल्कुल कहाँ लड़की को पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। किंतु मैम मेरे पिताजी उस समाज के खिलाफ खड़े रहे कि नहीं ठीक है, मेरी बिटिया पढ़ रही है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। और आज वही लोग बोलते हैं कि अरे इन्होंने तो बहुत अच्छा काम बहुत किया अच्छा है। किया, हाँ। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, खासकर पिता एक चट्टान की तरह हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। सारे प्रहार वो अपने ऊपर झेलते जाते हैं। जी मैम। खासकर समाज कुछ कहता है ना, तो उससे डील करना बहुत मुश्किल होता है। जी मैम, बिल्कुल मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ। और मैं बाहर रही हूँ जब से मेरा कॉलेज शुरू हुआ, तो ये सारी चीज़ें मुझ तक वो आने ही नहीं देते थे। कभी कभी होता था कि नहीं, माता जी फोन पे कुछ बताने लग जाती थी तो बोलते थे अरे ऐसा कुछ नहीं, उसको पढ़ने दो, टेंशन नहीं देना है, कोई बात नहीं है। तो हमेशा वो उनका जो स्टैंड था मेरे लिए मैम कि समाज के अगेंस्ट जाके भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, तुम करो अपना, तुम अपना बेस्ट दो, मैं अपना यहाँ बेस्ट दे रहा हूँ। ये इस अप्रोच के साथ उन्होंने हम लोगों की शिक्षा दीक्षा करवाई। पूजा, आप वाकई भाग्यशाली हैं। और अच्छी बात यह है कि आपने खुद को साबित भी किया। तो आज उन्हें अपने निर्णय पर गर्व हो रहा होगा कि मैंने मेरी बेटी का साथ दिया और मेरी बेटी ने उसका मान रखा। जी बिल्कुल मैम, आज सबसे ज़्यादा खुश वही है कि नहीं, बहुत अच्छा है, बढ़िया। ये आपका कौन सा प्रयास था? मैम मेरा ये 5वां इंटरव्यू था और 8 मेंस हो गए मैम मेरे लगातार उसमें। जी, जी। बहुत लंबा सफ़र है आपका। जी मैम। तो एक पूरा अगर हम प्रक्रिया समझें कि शुरुआत में आपने सीधे ही मेंस की तैयारी शुरू की थी? हाँ मैम, हाँ मैं शुरू में मैंने प्री मेंस साथ लेके, क्योंकि 2017 में मेरा प्रीलिम्स निकला नहीं था,
तो 2018 में मेरे ऊपर दबाव था कि नहीं, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होना ही चाहिए। तो मैंने प्री और मेंस साथ में लेके मैंने ऐसा वो बनाया था कि जो प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक है, जो प्री में भी आता है मेंस में, तो मैंने उसको पहले पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज, इसलिए मैं तो एसएमजे से ही जुड़ी हुई थी, तो सर के जो क्वेश्चंस थे तो मैंने उनको इतनी बार लगाया होगा मैम कि मुझे सारी चीज़ें याद हो गई थी। और उसका परिणाम था कि मेरे बहुत अच्छे, मतलब तब से मेरा फिर प्रीलिम्स रुका ही नहीं, लगातार 18 से मैं मेंस लिख रही हूँ। तो सर का बहुत योगदान रहा इस चीज़ को लेके, मेरी मतलब मेरे चयन में भी और मेरे जो दूसरे एग्जाम्स भी निकल रहे थे उसमें भी। तो पूछो, जैसे बच्चे क्या करते हैं, कई बार प्री पढ़ते हैं फिर मेंस की परीक्षा देते हैं, अगर प्री में सिलेक्शन हो जाता है, और फिर ये होता है कि मेंस की अच्छे से तैयारी ना करने के कारण वो मेंस से बाहर होते हैं, तो प्री और मेंस के बीच में ही वो फंसे रहते हैं। एक सही रणनीति क्या होती है कि पहले मेंस की तैयारी की जाए और फिर प्री की जाए, या पहले प्री की फिर मेंस की? मैम सबसे सही रणनीति तो यही रहती है कि अगर आपके पास समय है, आप शुरू शुरू में आए, तो आप मेंस पढ़िए। और उसके साथ में अगर आपको प्री को लेके थोड़ा डर लग रहा है तो आप बीच बीच में जो प्री वाले कॉमन टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, उसको पढ़ते रहिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए। प्री का तो प्री निकालने का यही एक रामबाण औषधि है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको देगा। सर के शब्द हैं कि जितना तुम प्रैक्टिस में खून बहाओगे उतना कम खून बहेगा युद्ध हाँ। भूमि में। सही तो है। ये वाली रणनीति रहती है। अभ्यास के मैदान में अगर हाँ, आप पसीना बहाओगे तो युद्ध भूमि में आपको उतना खून ही। नहीं बहाना जी पड़ेगा। बिल्कुल, ये वाली लाइनें हैं ये सर की। लाइंस हैं सर की। हाँ, तो ये बहुत, मतलब मुझे ये लगता है कि पहले आप मेंस पढ़िए, आपके पास समय है। जैसे ही आपका प्री का नोटिफिकेशन आ जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है कि अभ्यर्थी इस बात पे ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि पूजा जी ने कहा है, आप समय है, पहले आप मेंस की तैयारी करें, मेंस की तैयारी के साथ ही आपको प्री की तैयारी करना चाहिए, एमसीक्यू लगाना चाहिए, जिससे आप मेंस भी फाइट कर पाएँ आसानी से। आपके काफ़ी सारे दोस्त भी होंगे जी जिन्होंने, जाहिर सी बात है कि हमारी जो भी जर्नी होती है उसमें दोस्तों का बहुत योगदान होता है, जी। तो आपका दोस्तों ने कैसे साथ दिया? हाँ मैम, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे आपका सफ़र लंबा होता जाता है तैयारी वाला, तो उसमें जो असफलता वाला फेज होता है वो आपको दिखाता है कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आपके साथ में बस सफलता के टाइम पे ही है। तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जो तब से लेके जब से शुरू किया था वो आज अच्छे पदों पे भी हैं। उसके बाद भी उनका लगातार कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। और सबसे बड़े जो, ऐसा मैं मोटिवेटर कह सकती हूँ कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, मेरे छोटे भाई बहन है मैम, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो सबसे ज्यादा कि नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, लगे रहो करते रहो। तो मेरे कम दोस्त हैं लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों ने भी बहुत अच्छा साथ भी दिया, चाहे वो साक्षात्कार वाला फेज हो और चाहे मुख्य परीक्षा का हो। कुछ कॉपियां भी लिख के भेज दो तो चलो ठीक है, मैं चेक करके बता रहा हूँ कहाँ कमी है, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। तो कम है लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं बस। ये है, दोस्तों की भीड़ ना हो लेकिन जो हो वो हीरे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और ये भी बड़ा कमाल का है कि आपके छोटे भाई बहन आपको मोटिवेट करते थे। अक्सर सुनने में और देखने में तो ये आता है कि बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों को कहते कि पढ़ो, कुछ करना है जीवन में कि नहीं करना है। जी मैम, बिल्कुल ऐसा होता है, किंतु क्या है वो भी तैयारी के फेज में आ चुके हैं तो उनको भी समझ आता है कि नहीं ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो करते हैं मैम। और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन हम में अपना अक्स भी देखते हैं। जी मैम बिल्कुल। हाँ, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि लड़ाई झगड़े भाई बहनों के हमेशा से चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे भाई बहन कितने काबिल हैं ये उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। जी मैम। अ, आपसे बातचीत में पता चला है कि आप रामचरितमानस पढ़ती हैं। जी मैम। हाँ, तो रामचरितमानस का आपके जीवन में क्या योगदान रहा है? हाँ मैम, रामचरितमानस जो जितना मेरे जीवन, मुझे ये लगता है कि जो नैतिकता है कि हर चीज़ एक अपनी, हर चीज़ का एक दायरा होता है, हर चीज़
वही अच्छी, उसी दायरे में ही अच्छी लगती है, जो एक मर्यादा में रह के ही चीजें होती है। रामचरितमानस जीवन में नैतिकता का पाठ पढ़ाता है और हमें कहीं ना कहीं बहुत प्रेरणा भी देता है संयमित जीवन जीने की और समाज कल्याण की, जो लोक कल्याण, जो हमेशा कहीं भी वो होता है तो मैं बोलती हूँ कि रामचरितमानस सिखाता है कि एक सच्चा जो प्रशासक है कैसा होना चाहिए, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि आप दूसरों का उपकार करो, आपको मौका मिला है तो आप करो, आपके उसमें है। तो रामचरितमानस से मैंने ये सीखा। मैं एक मजेदार इसमें किस्सा बताना चाहूंगी, अभी जैसे इंटरव्यू बोर्ड का, कि शर्मा सर का बोर्ड था मेरा 2024 में, तो उन्होंने मुझसे सेम क्वेश्चन कि अच्छा आप मैडम आप भी पढ़ती हैं रामचरितमानस? मैं भी पढ़ता हूँ, मैं सुंदरकांड भी पढ़ता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा? तो मैंने बोला जी सर बिल्कुल पढ़ा है। तो उन्होंने बोला सुंदरकांड में तो सुंदर बोल दिया है, लेकिन सुंदर तो शब्द ही कहीं नहीं आया। तो मैंने बोला कि सर मैं बताना चाहूंगी। तो बोलते नहीं नहीं, शब्द ही नहीं आया तो आप कैसे बता देंगी मुझे? हाँ। तो मैंने बोला कि सर मैं, आप अगर परमिशन दें तो मैं बताना चाहूंगी एक जगह। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है बता दो, आया तो कहीं नहीं है। दो तीन बार उन्होंने ऐसा बोला मुझे। तो मैंने उनको एक चौपाई बताई कि सर इसमें एक चौपाई है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े होता ऊपर। तो पहले तो देख रहे थे मुझे, फिर हंसने लग गए, बोलते हाँ आया तो है, मुझे तो याद ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो वो समझ गए होंगे कि भाई सामने बैठा हुआ कैंडिडेट जो है वो वाकई में पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बस एक हॉबी लिख दी है कि रामचरितमानस पढ़ना पसंद है। हाँ, उन्होंने फिर उसको मतलब अप्रिसिएट भी किया और सभी बोर्ड मेंबर्स हंसने लगे, बोलते नहीं नहीं सर बात तो सही है, ऐसा वाकई हुआ है। वाकई ठीक है। आप सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? हाँ जी मैम, अभी तो कर रही हूँ। अच्छा, तो इससे पहले जब तैयारी कर रहे होंगे तो उस दौरान ब्रेक लेने की ज़रूरत लगी होगी आपको। हाँ मैम, मैं बताना चाहूँगी कि मेरा अकाउंट तो था कॉलेज टाइम से ही, लेकिन मैं कभी ऐसे रेगुलर यूज ही नहीं करती थी। और अभी भी मेरा ऐसे ही है कि कम यूज करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा भी कंपेरेटिवली टाइम ज़्यादा रहता है तो इंस्टा पे समय चला जाता है, अदरवाइज मैं कम यूज करती हूँ हाँ, सोशल क्योंकि मीडिया। बच्चों का देखा है, तैयारी करने वाले बच्चे भी कई बार होता है कि चलो 2 मिनट के लिए मोबाइल चला लेते हैं, खासकर इंस्टाग्राम पे जाते हैं और फिर रील स्क्रॉल करते हुए कब 1 घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ मैम, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ठीक है, अभी आपके पास समय है, आपको मौका मिला है, आपके घर वालों ने इतनी दूर आपको भेजा है पढ़ने के लिए, आप अच्छा पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए। इंस्टाग्राम और इसके लिए तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है आपके पास, लंबा समय है। लंबा समय है। मैं ये नहीं बोलती कि आप पूरी तरह से छोड़ दो, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत कि सोशल मीडिया से दोस्तों से कनेक्ट रहना जरूरी है तो आप थोड़ा बहुत चलाइए, लेकिन समय का बिल्कुल ध्यान रखिए। क्योंकि मैम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कभी ठीक है अपन लगे हुए हैं, हमको तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नया ट्रेंड चल रहा है, हम पढ़ाई के उसमें हमको पता ही नहीं चलता, बाद में कहीं ना कहीं कुछ लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बना देते हैं, अरे तुमको पता नहीं है क्या, हाँ, ऐसा भी फोमो चल हो जाता एक। है हाँ, ये। तो उससे डरने की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत चलाइए लेकिन उससे दूर रहिए। हाँ, सोशल मीडिया का एक वो चलाना है तो आप टेलीग्राम चलाइए, आप बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं एजुकेशन के उसमें जुड़े कुछ हुए हैं। एजुकेशनल ऐप भी है। जी आपने कोई ऐप यूज़ की कभी जिसने आपको हेल्प की हो? मैम, मैंने ऐसे ऐप तो नहीं, मैं मतलब टेलीग्राम से जुड़ी हुई थी तो सर के अपडेट्स या फिर कुछ और कोचिंग्स जैसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वहाँ मिल जाते हैं, तो मैं टेलीग्राम रेगुलर यूज करती थी। मतलब सोशल मीडिया का अगर उपयोग भी किया है तो सही दिशा में किया है आपने। जी मैम, कह सकते हैं। ये वाकई में। आपने जब तैयारी की तो कभी ऐसा फेल मोमेंट आया हो या बहुत मज़ेदार किस्सा रहा हो आगे बढ़ने का? मैम, फेल मोमेंट तो काफ़ी सारे हो गए कि पहला रिजल्ट आया 2020 का, मुझे याद है मैं घर पे थी उस टाइम पे। 2020 का रिजल्ट आया, उसमें पीडीएफ में मेरा नाम नहीं था। मेरी माता जी भगवान के सामने बैठ के रो रही थी, मैं बैठी हुई थी, मतलब मैं उस टाइम पे कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर ये चीज़ें और देखने में आता है मैम कि पीएससी का रिजल्ट शाम में ही आता है, तो 2022 भी मेरा बहुत अच्छा गया था। तो शाम में ही ऐसे रिजल्ट आया तो उसमें भी नहीं हुआ, तो दुख तो हो रहा था। पर मैम उसी सेम टाइम पे 2024 का रिजल्ट आया, उसी लगभग आसपास ही उसी आया आसपास। था। हाँ। तो वो जो फेल मोमेंट था तो अब ये कैसे मतलब कि सेलिब्रेट, अच्छा फन, अच्छा मोमेंट बन गया कि एक यादगार मतलब मेमोरेबल फेल मोमेंट। मोमेंट जो है वो गोल्डन मोमेंट बन गया बिल्कुल एक आपका। मेमोरेबल मोमेंट बन गया कि अच्छा ठीक है सामने आया, दो बुरे आए पर ये वाला तो बहुत अच्छा आया। तो पूजा, अगर कोई ये कहे कि सिविल सेवा की तैयारी करना बहुत बोरिंग है तो आप क्या कहेंगी? हाँ मैम, मुझे लगता है कि अगर आप इसको बोरिंग कह रहे हो तो आप दबाव में पढ़ाई कर रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो नेचर है आप इसको एक इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करिए ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत मज़ा भी आता है। और ऐसा नहीं है कि आप दबाव बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर लेकर की पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं इतना करना है ऐसा करना है। आप अपना थोड़ा सा समय निकालिए दोस्तों के लिए भी, कुछ अपने जो भी फेवरेट शोज वगैरह हैं, वो भी देखिए, बहुत मज़ा आता है तैयारी में, तो मुझे ऐसा लगता है मैम। हाँ, आपका कोई प्रिय विषय था कि इसको पढ़ के बहुत मज़ा आता है मुझे? जी मैम, मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। पर मैम और मतलब मैं बहुत पढ़ती भी थी उसको, हर बार ऐसा लगता था कि नहीं इस बार तो कुछ भी पूछ लेगा सब लिखाऊंगी लेकिन मैं हिस्ट्री में ऐसा होता था कि वो हर बार 2 या 3 मार्कर जो उस टाइम पे आते थे कि हर बार नया ले आता था और दो चार छूट ही जाते थे। हाँ, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, जी इतिहास के हमेशा चौंकाता है। वो 2-4 प्रश्न ऐसे पूछते ही हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होते हैं। जी मैम बिल्कुल। तो इस बात ने कभी ऐसा क्या कि यार रहने दो, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस तो बनने ही नहीं है? हाँ नहीं मैम, ऐसा मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। व्यक्तिगत तौर पे मैं बताना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना पढ़ते हो जिस भी चीज़ को, जितना आप उस पर समय देते हो उतना अच्छा वो आपको रिजल्ट देता है। तो भले ही ठीक है मुझसे 4 क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन मैंने बाकी जो लिखे होंगे उसमें मेरी क्वालिटी इंप्रूव हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं कभी ऐसा ये नहीं सोचती थी कि नहीं यार यहाँ से नहीं बन रहा है तो नहीं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती जरूर थी और लिखती भी थी मैं मेंस के उसमें तो। जैसे फर्स्ट पेपर में हम देखते हैं 2 पार्ट हैं, एक तो इतिहास का है, तो इतिहास तो आपका प्रिय विषय है तो उसने कभी आपको परेशान नहीं किया होगा। दूसरा पार्ट हम देखें तो भूगोल है, तो भूगोल कैसा था आपका? मैम भूगोल अच्छा था, वहाँ से मतलब क्वेश्चंस भी अच्छे आते थे और लिखने में मतलब कंपैरेटिवली अगर इतिहास और भूगोल की बात करें तो भूगोल बहुत अच्छा पेपर जाता था। लेकिन इतिहास ये था कि मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता था, किंतु उसके 3 मार्कर ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी तक कि मैं कभी पूरे कर पाई पूरे हूँ। करें। हाँ, सर उसमें कहते भी हैं कि भाई आप ऐसा करें कि आप पहले ज्योग्राफी वाला पेपर करें जी ना, हाँ। बाकी बचे हुए समय में फिर आपको क्या करना है, पूरा फोकस इतिहास पे करना है। जी जी। फिर सेकंड पेपर की हम बात करते हैं, तो उससे कैसे डील किया आपने, खासकर जैसे उसमें प्लानिंग और ये सब पार्ट थे, हेल्थ एंड एजुकेशन वाला और खासकर उससे जुड़ी हुई स्कीम्स, तो उससे कैसे डील किया आपने हाँ मैम वो तो जब शुरुआती तैयारी की होगी? क्योंकि 24 में तो फिर आपको मेनली कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ही मिला है और दूसरा सोशियोलॉजी वाला पार्ट है, जी। तो बीच में फिर सिलेबस भी बदला, तो उस सिलेबस से कैसे आपने डील किया? मैम कितनी बार सिलेबस, 19 20 में भी चेंज हुआ, फिर अभी भी चेंज हुआ। हाँ। तो जब उसमें हेल्थ और ये वाला पार्ट था तो उसमें तो मैम जो स्कीम्स रहती हैं उसको पढ़ना पड़ता है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कीम्स पता होंगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको डेटा पता होगा, तो हाँ आपकी मार्किंग मतलब वहाँ आपके नंबर बढ़ जाते हैं। वो लिखना भी ज़रूरी रहता है उस वाले पेपर में। फिर जैसे भी सोशियोलॉजी वाला पार्ट है तो उसके लिए मैंने वो भी सब्जेक्ट बढ़िया, सब अच्छा लगा मुझे तो पढ़ के। तो वहाँ भी मैंने अच्छा किया था, कुछ नोट्स बना लिए थे, कुछ संस्थान के वो बुकलेट्स वगैरह ले ली थी, तो वहाँ से हो गया था वो पेपर। कुछ बच्चे सोशियोलॉजी से बहुत डरते हैं, तो कुछ आप ऐसी कुछ उनको ट्रिक या तरीका बता सकते हैं तो सोशियोलॉजी से उनका डर खत्म हो जाए और वो उनके डरावने से प्रिय विषय में बदल जाए? हाँ मैम, चूंकि मैं तो टेक्निकल फील्ड से थी तो मुझे और ज़्यादा डरना चाहिए था, किंतु जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वही पूछ रहा है, उसी को हमको बेहतर तरीके से समझ के साथ बताना है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा अपना मतलब एनालिसिस करके पढ़िए, समझ के साथ पढ़िए। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। तो रटने की बजाय हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, जी तो बिल्कुल। उससे तो आपको समाज के विषय में पता चलेगा। जी जी, आप कॉन्सेप्ट आप उसको एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़िए तो अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर भी वहाँ आते हैं। और अगर हम पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये बहुत डायनामिक है, क्योंकि स्टैटिक तो आपको पढ़ना ही होता है, साथ ही साथ हर रोज़ नई खबरें आती हैं जो पॉलिटी से तो सबसे ज़्यादा जुड़ी होती हैं, तो उसकी तैयारी फिर कैसे करते हैं? हाँ मैम, उसके लिए आपको करेंट से जुड़े रहना पड़ता है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। और अगर आप न्यूज़पेपर
पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ से कनेक्ट कर जाती हैं। आप अपने आंसर्स में भी उनको समायोजित कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लिखा जा जैसे सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लास्ट में जाकर खासकर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो आखिर में जाकर के कुछ मैगज़ीन पढ़ ली उन्होंने और वो सफिशेंट समझते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैम मुझे लगता है कि मतलब आप न्यूज़पेपर सिर्फ इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ो कि नहीं एग्जाम्स में आ रहा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आप इसके लिए भी पढ़ो कि चलो ठीक है, सुबह का आधा घंटा 40 मिनट हम अपने ज्ञान को थोड़ा सा और अपडेट कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। उस अप्रोच के साथ आप पढ़ोगे तो आपको वर्डन भी नहीं लगेगा और आपको ज़्यादा चीज़ें याद भी रहेंगी कि अच्छा ये ठीक है, ये योजना आ गई है और अभी इस कंटेक्स्ट में कुछ चल रहा है तो क्या ऑडिटोरियल है, क्या कोई कौन क्या बोल रहा है, तो इस हिसाब से आप पढ़िए। थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि अप्रोच बदलने की जरूरत है उसमें। आप दबाव के साथ नहीं पढ़िए कि अरे प्री है, प्री के लिए हम क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं। आप ढूंढिए मत, आप अच्छा पढ़िए, क्वेश्चंस आपके सामने आ ही जाएंगे। और फिर जब प्री में हमें ऑप्शंस मिलते हैं तो हमारा अगर पढ़ा हुआ है तो हमें ऑप्शन देख के समझ आ जाता है कि भाई ये इसका सही उत्तर होगा। जी जी बिल्कुल मैम, वो तो अगर आपका पढ़ा हुआ है तो वहाँ तो ऑप्शन देख के समझ आ जाता है कि नहीं अच्छा ये होना चाहिए, हमने पढ़ा तो कुछ स्किप भी हो जाता है तो भी वहाँ याद आ जाता हाँ, है। काफ़ी हेल्प मिलती है। जी अब अगर हम थर्ड पेपर की बात करें जो जी। हमेशा ही सबको डराता रहा है, बच्चों को ऐसा लगता है कि थर्ड पेपर बाली है और हमारी आधी शक्ति खींच लेता है, तो आप इससे निपटने का कोई इलाज बताएं। मैम थर्ड पेपर तो सही बात है कि हर बार उसमें कुछ ना कुछ, अभी तो काफ़ी सारा चेंजेस भी हो गया है कि सिर्फ शायद मतलब बायोलॉजी वाला सेक्शन जो मेन हाँ, साइंस है उसमें थोड़ा वो सा। बचा है। और अभी तो जो नए वो ऐड किए हैं तो वो तो अच्छा है उसमें। और थर्ड पेपर के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और पढ़िए, डरिए मत उसको देख के कि नहीं हम डर रहे हैं। हम अगर डर के मारे छोड़ देंगे तो फिर तो वो कभी अच्छा नहीं होगा। तो उसका भी वही कॉन्सेप्ट समझिए, उसको पढ़िए, आप देख लीजिए कि आपको कहाँ से चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही हैं। और आप जैसे कि आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कई बार होता है कि हमको लगता है कि हमने अच्छा लिख दिया है, तो आप अपनी कॉपियाँ भी देखिए कि चेक करने के बाद उस पर जितने चेक करने क्या लिखा हुआ है, क्या आपको कमेंट्स दिए हुए हैं, तो उस तरह से आप उसको मतलब एक बोल सकते हैं कि एक डेडिकेटेड अप्रोच के साथ पढ़िए थोड़ा सा। क्योंकि अभी तो मैथ वाला सेक्शन भी थोड़ा कम कर दिया है, जिनका हाँ, मैथ नहीं मैथ्स वाला कम कर दिया, स्टैटिक्स वाला उसमें हाँ एक फुल यूनिट ऐड हो गई है। हाँ। और फिर जैसे उसमें हम इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी देखते हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर तो मैम मुझे तो हमेशा से अच्छा लगता है। अगर आप मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप थोड़े से अपडेटेड हैं, आपका डेटा अपडेटेड है, तो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट तो बहुत अच्छे नंबर, वो पहले भी उसमें अच्छे नंबर आते थे और मुझे लगता है आज भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं उसमें अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है मतलब तो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए या पर्टिकुलर नोट्स पढ़ लिए तो उससे हो जाएगा ऐसा। हाँ मैम, मुझे लगता है कि जिस जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आज तो सबसे अच्छा है कि आपको हर कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है। तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैंने थोड़ा समय यहाँ पे दे दिया मतलब कि स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले उसमें कि आपने वहाँ पढ़ लिया, आपको समझ आ गया और वो कॉन्सेप्ट आपके आज से लेके तब तक बने रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने मुद्रास्फीति पढ़ ली, अब हमको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मुद्रा स्फीति है कौन सा अपस्फीति है, ठीक है हमने बुक में पढ़ा नहीं समझ, आप कोई वीडियो देख लो। हाँ, या फिर आप क्लास से जुड़े हुए हैं तो शिक्षक से पूछ हाँ, लीजिए अलग से। अगर आप क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो आप शिक्षक से पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आई थी तो मैम किसी बच्चे का डाउट ही क्लियर कर रही थी पूरा, तो उसका भी बहुत अच्छा लाभ होता है। हाँ हाँ। बस ये है कि आप अपने मन में नहीं लेके चलो कि मन में आप डर रहे हो कि मुझे डर लग रहा है, नहीं ये नहीं सही हो रहा है, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, जब तक आप पूछोगे नहीं, आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे तो वो डर तो बना रहेगा। और फिर जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम उससे अपडेट भी कर सकते जी हैं इस बिल्कुल डेटा को, क्योंकि इकोनॉमी वाला पॉलिटी वाला सेक्शन अच्छा खासा न्यूज़पेपर में मिल जाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं फोर्थ पेपर की। फोर्थ पेपर बच्चों का प्रिय भी होता है, लेकिन 2024 के सिलेबस में जो सेकंड पार्ट ऐड हुआ है तो उसके बाद से बच्चों को थोड़ा डर लगता है। सेकेंड पार्ट जो ऐड हुआ है मैम वो भी अच्छा उद्यमिता, स्पेशली जो मतलब कि हमारे, मुझे जहाँ तक पता है कि जो अपने बीए बीएससी और ये वाले सब्जेक्ट्स मतलब होते हैं, जो ये ग्रेजुएशन इस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करके बच्चे आते हैं उनको उद्यमिता पढ़ाया जाता है। हाँ। तो वो पेपर तो अच्छा है, बस यही है कि आप समझ के साथ पढ़ो, आप लोड लेके नहीं पढ़ो कि अरे इतना दे दिया हम कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि 2019 के पहले मैम 2018 तक बहुत बड़ी कॉपी आती थी आयोग की,
मतलब अभी भी कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारा टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे टाइम पे तो और भी बड़ी कॉपियाँ हाँ, आती थी। और 300 वर्ड्स में आपको लिखना हाँ, होता था। कॉपी बड़ी आती थी और ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि 100 वर्ड्स भी आप दूसरे पेज तक लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल मैम ऐसा रहता था। तो अभी तो फॉर्मेट छोटा कर दिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर उसके पढ़ने की जो वो है, आप दबाव में नहीं पढ़िए, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करेंगे, समझ के पढ़ेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। हाँ, आप ऐसे नहीं कि नहीं मैं 5 घंटे लेके बैठा हुआ हूँ, आपको 5 शब्द भी समझ नहीं आ रहा है। आप क्वालिटी स्टडी करिए, स्मार्ट वर्क करिए उस पर, निश्चित रूप से आप अच्छा पढ़ पाएंगे। और अब बात करते हैं हिंदी और निबंध की। तो हिंदी का कई बच्चों का मैंने देखा है कि मैम पर्यायवाची याद नहीं कर पा रहे हैं या मुहावरे ही नहीं आते हैं, खासकर अनुवाद में समस्या आती है, या निबंध का भी यही है कि कैसे तैयार करें। तो इसके लिए क्या है? मैम हिंदी का है कि मैं मेरी जो अप्रोच थी कि मैं पर्यायवाची पढ़ रही हूँ, तो मैं एक बार पढ़ के निकल जाती थी। फिर थोड़े टाइम अपन बैठे हैं तो मैं रिकॉल करने की कोशिश करती थी कि मैंने ये पढ़ा तो मुझे कुछ याद है कि नहीं है। आप जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं मैंने आज 2 दिन हिंदी को दे दिए हैं, मैंने एक बार पढ़ लिया तो मुझे कुछ याद रहेगा। ऐसा नहीं होता है। कि वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। हाँ, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी, फिर ऐसा समय आ जाएगा कि आपको काफी सारी चीजें याद हो जाएंगी, दोबारा भले ही पढ़ने की जरूरत नहीं तब हिंदी पड़ेगी। को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अधिकांश बच्चे। हाँ, ये लगता है ना मैम, एक्चुअली मतलब जो स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, उनको ये लगता है अरे ये तो हम पढ़ के आए हैं, हम सब कर लेंगे। हाँ, लेकिन हिंदी के पेपर में मैम वर्तनी भी चेक करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हिंदी का पेपर मतलब स्कोरिंग भी रहता है, आप अच्छा लिख के आओगे, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। बस उसको थोड़ा सा, मैं तो मैम जब पढ़ती थी मैं ऐसा मतलब वो करती थी, मान लीजिए मैं इतिहास ही पढ़ रही हूँ, 2-3 घंटे पढ़ लिए, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो चलो थोड़ी देर बैठ के मैंने मुहावरे पढ़ लिए, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा तो मैंने हिंदी पढ़ ली। या फिर मुझे लग रहा है कि नहीं यार ठीक हिंदी भी नहीं पढ़ना तो मैंने कोई थिंकर्स देख ली। तो एक चेंज भी हो गया और हमारा एक रिवीजन भी हो गया कि वाकई ये बहुत अच्छी रणनीति है। अगर आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो, इतिहास या कोई वास्ट विषय पढ़ रहे हो, तो आपको लग रहा है कि अब नहीं पढ़ा जा रहा है, थिंकर्स पढ़ लिया, थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाएगा, उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ पाएंगे आप। जी या बिल्कुल हिंदी पढ़ ली तो मुहावरे हैं, तो हमारी भाषाई दक्षता बढ़ती है उससे। बिल्कुल मैम। और तो उसको पता भी नहीं चलता और हिंदी अपनी तैयार भी होती जाती है कि ठीक है। और फिर लास्ट वन जो मैम आपने निबंध का पूछा, निबंध थोड़ा जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपके निबंध लिखने की शैली बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके शब्दकोश बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे वहाँ पे। न्यूज़पेपर पढ़िए, हाँ आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फिर भी दिक्कत है, तो निबंध की कुछ मार्केट में बुक्स हैं किसी कोचिंग, तो आप 2-4 बार पढ़िए कि उन्होंने क्या लिखा है और मैं कैसे सोच पा रहा हूँ। अगर उन्होंने यहाँ तक सोचा है तो मेरी सोच कहाँ तक जा रही। तो मैं तो मैम ऐसे करती थी कि मान लीजिए कि महिला सशक्तिकरण ही आ गया, तो मैं पहले थोड़ी देर अपने वो बना लेती थी, कीवर्ड्स बना लेती थी कि अच्छा ठीक है आएगा तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, कि मैं ऐसे लिखूंगी, कुछ कुछ बना लिए। देन फिर कुछ मेरे पास जैसे कि बुक्स या फिर ऑनलाइन मैंने देखे हैं, कोई निबंध है किसी कोचिंग संस्थान की, सर के ही हैं, फिर मैं देखती थी कि अच्छा सर ने क्या लिखा है, फिर वहाँ जो मुझे कमियाँ लगती थी मैं उनको इम्प्रूव करती थी। तो इस तरह से मतलब निबंध। अपने ओवरऑल जो अभी तक की बातचीत में समझ में आया है कि आप फोकस्ड बहुत रहे हैं। जी मैम, जब मैम समय कम रहता है तो आपको एक फोकस्ड स्टडी ही करनी पड़ती है, अदरवाइज आप सोचो कि नहीं मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं यहाँ फैला देती हूँ वहाँ फैला देती हूँ, तो वो सारी चीज़ें ऐसे इतना बिखर जाती समय हैं। नहीं हाँ, होता तो है, सच हो भी बात नहीं है। पाता मैम वो। जॉब के साथ से है ये, मतलब वाकई में कि जॉब है, वो भी पटवारी जैसी जॉब किसी की है तो फुल टाइम जॉब होती जी मैम है ना, बिल्कुल। और उसके साथ पढ़ाई के लिए इतना फोकस होना ये बहुत कम लोगों में देखने में मिलता है। वाकई में आप डिजर्विंग हैं। जी मैम, मैं मतलब मैम बताना चाहूँगी कि मेंस और वो बहुत लंबा समय हो गया कि मैंने 8 घंटे में सोई होंगी। अच्छा। मुझे मतलब वही 5-6 घंटे मेरा ऐसा रूटीन हो गया था, क्योंकि रात में पढ़ना है, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। तो बहुत लंबे समय तक यही रूटीन चलता रहा कि नहीं, मैंने अपने ऊपर अपना टाइम अपने ऊपर, जैसे कि सोने का टाइम वहाँ कट कट कर दिया, बाहर जाने का टाइम है वो कम कर दिया कि नहीं ठीक है। तो मैम मैंने ये थोड़े से टाइम निकाल के मैंने अपनी पढ़ाई को दिया और उसका रिजल्ट है आज सामने। तो बहाने तो कई मिल जाते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी तबीयत खराब है, या घर में कोई काम आ गया। लेकिन अगर हौसला पूजा जैसा हो ना, तो कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं है।
पूजा जी, आपने पूरा बता दिया। प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू बच्चों को लगाना चाहिए, मेंस के लिए पेपर बाय पेपर हमने देखा कि कैसे पढ़ना चाहिए, और इसमें अखबार की भूमिका आपने बड़ी मुख्य रखी है जिसे बच्चे इग्नोर करते हैं अधिकांशतः। और दूसरा मैम, मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस। आपको भले ही लग रहा है कि आपको सब कुछ आ रहा है, आप कर लोगे, आप बहुत अच्छा लिख लोगे, ऐसा नहीं करना है। हमको लगातार लिखते रहना है। मतलब जो मेरा फॉर्मूला रहता था कि रीड राइट एंड रिवाइज वाला, तो आपको वो कि आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, आपको उसका रिवीजन करना है, आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। जी, मेरे पास कुछ बच्चे आते तो मैं उनसे बोलती हूँ कि रीड, देन रिवीजन, रिकॉल और राइट। बिल्कुल बिल्कुल कि मैम। अगर आपका रिवीजन स्ट्रांग होगा तो आपको रिकॉल करने में बहुत कम समय लगाना पड़ेगा और आपकी राइटिंग स्पीड खुद ब खुद तेज हो जाएगी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो भाई आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने घंटे लिखना ज़रूरी है पर डे कि इतना तो हमें लिखना ही चाहिए? मैम मैंने पर डे के हिसाब से तो नहीं लिखा, मैं टेस्ट सीरीज के हिसाब से लिखती थी कि जैसे शुरू में रहता है हमारे पास समय रहता है तो हफ्ते में 2 ही दिन टेस्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो कंटिन्यूएशन में होते हाँ। हैं। तो बस फिर आप मतलब उस प्रैक्टिस तक चले जाओ कि हाँ मेरे पास एक पार्ट लिखने के लिए 1.5 घंटे का समय है, मैं 1 घंटे 25 मिनट में उसको कंप्लीट कर ले रहा हूँ, 1.5 घंटे में कर ले रहा हूँ, मेरा समय ज़्यादा नहीं जा रहा है, बस वो करना है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप फिर घर में भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए। मैं तो टेस्ट सीरीज में ही करती थी, तो मतलब मेरा हो जाता था, मैम जो टाइम का वो बनाया था मैंने तो उसमें कर लेती थी मैं। आप जैसा फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये है। मैम अब इंटरव्यू की बात करते हैं, तो ऐसा हुआ कि आपको अलग से इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ी या आपकी पढ़ाई के दौरान ही इंटरव्यू की तैयारी खुद ब खुद हो गई थी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैम कि इंटरव्यू जो होता है वो हम जब से सिविल सेवा की तैयारी शुरू करते हैं उसकी तैयारी तभी से शुरू हो जाती है कि हम में बहुत सारे चेंजेस, अपना व्यक्तित्व हो गया वो तो मैम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व जो है तो ऐसा 2-4 हफ्ते में ऐसे चेंज नहीं होता है जो चीज़ें, तो वो उसी टाइम पे चलती रहती। हाँ ये है कि जब इंटरव्यू कॉल आता है तो उस पर हम और ध्यान दे लेते हैं कि नहीं कहाँ पे कमियां हैं, मॉक दे लिया कुछ और वो हुआ। हालांकि मेरा इंटरव्यू का मैम रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है, अभी तक मेरे इतने अच्छे नंबर आए नहीं हैं, पर ठीक है मेरे मतलब जो अभी इंटरव्यू गए थे काफ़ी अच्छे गए थे। बस ये। तो अगर आपको कोई समस्या ना हो तो क्या आप अपना स्कोर साझा करना चाहेंगी? जी मैम, मुझे जो 19 वाला जो रिजल्ट आया था उसमें 85 मिले थे। और और जो भी 2024 का है उसमें उसमें मैम मुझे 97 मिले थे। 97। 97 बहुत अच्छे नंबर होते हैं भाई। हाँ मैम, मुझे शर्मा सर के बोर्ड में मिले थे तो और आपने उसे हासिल भी किया है। तब जो पंक्ति आपने रामचरितमानस की सुनाई वो वाकई प्रभावित करने वाली थी कि कितना गौर से पढ़ा होगा कि उसमें से एक पंक्ति निकाल कर बता दिया कि यहाँ सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। जी मैम। अच्छा, जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ होगा, पीडीएफ में नाम आया होगा, जी तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैम रिजल्ट देखा मैंने तो सबसे पहला जो मतलब ईमानदारी से बताऊंगी, मुझे लगा अरे इसमें कैसे हो गया। एक्चुअली मतलब मैं सही कि पुलिस सेवा में थोड़ा सा मेरा ये था कि नहीं कि या तो प्रशासनिक हो जाए, पुलिस सेवा में थोड़ा सा डर रहता था पहले भी, अभी भी लग रहा है थोड़ा। तो मैंने पहला देखा इसमें कैसे हो गया, और फिर ठीक है। और घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? घर वाले तो सब मैम बहुत खुश हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो अपन बात करते हैं कि एक सफलता जो है सारी असफलताओं को ढक देती है, तो इतने सारे फोन कॉल्स, इतने सारे लोग, तो घर वाले तो डेफिनेटली बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। किंतु मेरा जो पहला रिएक्शन था कि अरे ये कैसे। हाँ, होता है कई दफ़े ऐसा। तो एक था कि आपका जब पीडीएफ में नाम आया उससे पहले और पीडीएफ में नाम के जस्ट बाद लाइफ बहुत बदल सी जाती है। जी अचानक हम कुछ समय के लिए तो सेलिब्रिटी बन ही जाते हैं। जी हाँ, तो आप इसको कैसे एंजॉय कर रही हैं? मैम जो मतलब अच्छा लगता है, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपकी, तो ऐसा लगता है कि आपने जो इतने लंबे समय तक मेहनत की है उसको एक जो उसका परिणाम था वो मिला है आपको। व्यक्तिगत उस पर बोलूंगी तो मुझ में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया कि नहीं मैं बन गई हूँ तो अलग, बिल्कुल। लेकिन हाँ लोगों को देखने के नजरिए में बहुत सारा चेंज आ गया है
कि अरे वो अलग उससे कि यहाँ से पूछो, ऐसा करो, इनसे पूछो, ये बताएंगे, इस टाइप से तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। मैम व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूँ तो मुझ में ऐसा कोई परिवर्तन मुझे दिखता नहीं है। मैं पहले थी जैसे थी, मैं अभी भी वैसी ही हूँ। वो तो आपको एक व्यक्ति से ऊपर फिर एक पद के रूप में देखने लगते हैं। जी मैम। वो पद जुड़ जाता है, तो जी जी वो हमें रिकॉग्निशन दिलवाता है। और जी यही है कि शायद सिविल सेवा के लिए हजारों विद्यार्थी आते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जी मैम। आपकी नज़र में एक सच्चा अधिकारी कैसा होना चाहिए? हाँ मैम, मुझे जो मतलब मैंने सीखा है, मैंने जो काम है, मुझे लगता है कि अधिकारी एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए कि जो आपके पास दायित्व हैं उनका आप ईमानदारी से निर्वहन करो, और आपके जो क्षेत्राधिकार हैं आप वहाँ जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है आप उन तक पहुँचो, जहाँ आपकी ज़रूरत है आप उनकी मदद करिए। और यही सच्चे अधिकारी के गुण भी होना चाहिए, और यही आपको संतुष्टि देती है, यही सेटिस्फैक्शन एक सिविल सेवक को चाहिए भी होता है। तो आप ईमानदारी से काम करिए, जहाँ भी रहिए अच्छा काम करिए, लोगों से जुड़िए। बिल्कुल। खासकर महिलाओं के लिए बात करें हम, ठीक है, अधिकारी बनना वाकई बड़ी बात है, लेकिन उसमें अगर एक महिला अधिकारी हो तो उसके संघर्ष कुछ अलग होते हैं, उसे कई अधिकार कमाने पड़ते हैं जी ना। मैम। तो ऐसे में आप एक महिला अधिकारी को कैसे देखती हैं? मैम शुरू से ही जो महिला अधिकारी रही है वास्तव में एक प्रेरणा का स्रोत रहती हैं समाज की सभी महिलाओं के लिए, कि उन्होंने कितने संघर्ष से वहाँ तक पहुंची हैं, उस मतलब असफलता सफलता का दौर उन्होंने कैसे जिया है। और जो मुझे लगता है कि जो महिला अधिकारियों की है तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है। तो मैं कभी कभी ये फील कर पाती हूँ मैम कि मैं मतलब कि कोई भी महिला अधिकारी है अगर कहीं पे है तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग, वो संवेदना को ध्यान में रख के डिसीजन मेकिंग जो क्षमता उनकी होती है, मुझे लगता है वो बहुत बेहतर होती है। मतलब वो जो इमोशंस महिलाओं के साथ जोड़े जाते हैं और वो होते भी हैं, जी तो वो जब इंटेलिजेंस में कन्वर्ट होते हैं तो आप बेहतर अधिकारी बन के सामने आते हैं। बिल्कुल मैम। Okay. आप जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ मैं बहुत अच्छा प्रश्न है मैम ये। मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर विश्वास बना के रखें। आपके परिवार ने आपको इतनी मेहनत से यहाँ तक भेजा है और अपने ऊपर आप विश्वास रखें, आप निरंतर मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप इधर उधर की बातें जो होती हैं उसको छोड़ दीजिए कि कौन क्या कह रहा है, कि आगे क्या होगा। सिर्फ आप इस पे फोकस्ड रहिए कि नहीं मेरा रिजल्ट एक दिन सबको जवाब दे देगा, हमको मुंह से कुछ नहीं बोलना है, लगातार बस लगे रहना है। तो बस यही कहना चाहूंगी मैम मैं उनके लिए। मतलब बस तब तक सहना है और कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। कि अब आपको लोग मैम मैम कह के बुलाते होंगे, भाई पूजा मैम आ गई हैं, डीएसपी मैम आ गई हैं, तो जी हाँ कैसा लगता है? मैम, अच्छा लगता है मैम। पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, पद है, ईश्वर की कृपा से एक मिला हुआ है। तो मैं ऐसी मुझे लगता है मैम कि मैं जहाँ रहूँ मैं ऐसा काम करूँ कि लोग मुझे मेरे पद से ज़्यादा मेरे कार्य से जाने की, नहीं यहाँ कोई मैम थी ऐसा काम करती थी। तो मैं ये कोशिश करूँगी आने वाले समय में भी। और अभी तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग। सही है। पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट स्टडी या हार्ड वर्क? मैम मुझे लगता है कि स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। और आज का जैसा परिवेश है, हार्ड वर्क आप करिए, निश्चित रूप से आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, हार्ड वर्क तो मस्ट है, उसके बिना तो आपका काम ही नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे दौड़ते नहीं रहिए कि आपने 10 किताबें रख ली हैं, हाँ हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मैंने देखा है उन लोगों का इस तरह का वो अप्रोच कि उनको सब कुछ आता है पर अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क आप करेंगे निश्चित रूप से आप सफल होंगे और अच्छा रिजल्ट, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मतलब कई बार मेहनत करते हैं लेकिन दिशा निर्धारित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ मैम, कुछ मतलब ऐसा है, मेरे मतलब व्यक्तिगत अनुभव है कि जब आदमी ज्यादा लंबा पढ़ लेता है ना तो उसको ऐसा लगने लगता है कि अरे मुझे सब कुछ आ रहा है। हाँ, ये तो हाँ। विडंबना है, ये इसको जी क्या कहें। सही है। जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, कई बार पेपर दे चुके हैं, परीक्षा बार बार फेल हो रहे हैं, अब लगता है कि अब नहीं होगा, लेकिन आपने तो साबित किया है कि नहीं हो सकता है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगी? मैम मुझे ये लगता है कि अगर आप लग रहा है कि अब नहीं होगा,
अगर आपका नहीं होगा तो किसका होगा? आपने जीवन को वो समय दिया है सिविल सर्विसेज को, जिसमें आप बहुत कुछ दूसरा कर सकते थे। तो अब आपका नहीं होगा तो किसका होगा? लगे रहिए, सकारात्मक रूप से पढ़िए, आत्मविश्वास बना के रखिए, और एक जो मेहनत है आपकी उस पे भरोसा रखिए, आप धैर्य बना के रखिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मुझे लगता नहीं है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। हाँ, मतलब अगर आप कर रहे हैं, लगातार मेहनत है, लिख रहे हैं, जो डिमांड है उसको अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर पाएंगे। कई बार होता है मैम कि थोड़ी सी कभी किस्मत साथ नहीं देती है, लेकिन कब तक साथ नहीं देती? किस्मत भी तो सूरवीरों का ही साथ देती है। आप निश्चित रूप से आप धैर्य बना के अच्छा सकारात्मक दिशा में प्रयास करेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब आपको मौका मिल रहा है तो अब आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? जी मैम। मैम मैं, जैसे मेरा चयन पुलिस विभाग में हुआ है, तो जो एक पुलिस को लेके वो रहता है कि जनता और पुलिस के बीच में दूरी बहुत रहती है, लोग डरते हैं। डरते मैं हैं। कोशिश करूंगी कि उस दूरी को कम किया जा सके, और स्पेशली मैं महिलाओं तक पहुंचने की भी कोशिश करूंगी मैम कि ठीक है कि आप उनकी कोई समस्या है तो वो खुल के सामने रखें। मेरी ये कोशिश रहेगी मैम। ठीक है, मतलब सरकार वैसे भी काफी प्रयास कर रही है, लेकिन आप जैसे अधिकारी जब होंगे तो उन प्रयासों को जनता तक पहुंचा पाएंगे, जी ये मैम। बहुत जरूरी है। आपको कभी लगा था कि आप भी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेंगी? मैम ऐसा तो नहीं सोचा था, बस ये था कि मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मैं लगातार लगी हुई हूँ, निरंतर प्रयास कर रही हूँ, तो कुछ तो अच्छा होगा। अच्छा, अगर एक मतलब ये मजाकिया बात है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि पुरानी वाली पूजा आज की पूजा से मिलती, जो कि डीएसपी बन चुकी है, तो दोनों में आमने सामने होने पे क्या बात होती? मैम सबसे पहले तो यही बात होती कि जो तुमने इतनी गलतियां, मैं पूछ लेती कि इतनी गलतियां, इतना समय लग गया आपको यहाँ तक आने में, हाँ। तो मुझे पहले ही बता दो कि जिससे मैं वो गलतियां ना करूँ और जल्दी वहां तक पहुंच जाऊं। सही है। तो आप मुझे बताएं कि अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रही हूँ, रेशु सर और प्रकृति मैम, जी इन दोनों का आपकी सफलता में क्या योगदान रहा है? जी मैम। मैं सर का और रेसू सर और मैम के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि ये कभी मेरे लिए शिक्षक नहीं, मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं ये लोग। मेरा जो पहला सिविल सेवा में आने के बाद जो मेरा डिसीजन था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, यहाँ कुछ करना है, तो सर और मैम से ही इंटरेक्शन हुआ। और उन्होंने कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि सर बिजी हैं कि मैम बिजी, कोई कभी ऐसा होता ही नहीं था। हम कभी भी आ जाते थे कि नहीं मैम ऐसा है तो चलो ठीक है। मतलब घर से लेके आपके पैसों फीस को लेके कोई भी समस्या हो, सर मैम हमेशा खड़े रहते थे, एक फैमिली मेंबर के जैसे। इवन मैम, मतलब इंटरव्यू में साड़ी कौन सी पहननी, हम वो भी पूछने वो मैम भी के पास आ जाते थे कि मैम प्लीज हाँ, बता दें। अभी भी मैं देखती हूँ कई बार मैम के पास, सर के पास बच्चे आते हैं। बिल्कुल। तो मैं वही बोल रही हूँ कि वो शिक्षक कम मेरे परिवार के सदस्य जैसे, और मतलब मेरी सफलता में सर का और मैम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पास उतना समय नहीं रहता था, मेरे कई टेस्ट छूट जाते थे जो इस टाइम स्लॉट में होते, जैसे सर के टाइम स्लॉट में हो रहे छूट गए। तो मैं आती थी मैम से बात करके, मैं यहाँ से कॉपियाँ ले जाती थी, मैं रात में लिखती थी टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज रात में लिखती थी, मैं कॉपियाँ यहाँ जमा करती थी और प्रॉपर वो कॉपियाँ चेक होके फीडबैक के साथ मुझे मिलती थी। तो इससे ज़्यादा सहयोग क्या हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पे हूँ तो सर और मैम का साथ अगर नहीं होता तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता। तो उसके लिए तो मैं सर और मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुंह पे तो ऐसे मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, कभी बोलती हूँ सर से स्पेशली। बिल्कुल, आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने नियर डियर जिन्हें भी धन्यवाद कहना चाहती हैं बिल्कुल कहें, और आपकी बात उन तक ज़रूर पहुंचेगी। जी थैंक यू मैम। मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि सर के सामने तो हमेशा मिल ले तो नर्वस ही हो जाते हैं कि ठीक है सर जितना पूछ लिया वो, लेकिन हमेशा सर एक फैमिली मेंबर जैसे, कैसा भी रिजल्ट रहा हो सर हमेशा से कि नहीं कोई बात नहीं, होगा होगा। मैं पिछली बार भी आई थी 19 के टाइम पे, तो सर ने ये बोला था अरे पूजा ठीक है इस बार नहीं, अगली बार बहुत अच्छा हाँ, हो अगली बार जाएगा। तो ज़रूर हो जाएगा। और और जो अभी, यही एक गुरु के मुंह से हम जब सुन लेते हैं ना तो हमें लगता है नहीं, कर लेंगे अब तो। बिल्कुल मैम। अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं हम। जी तो आपकी इस पूरी जर्नी को एक टाइटल देना चाहें आप तो क्या टाइटल देंगी? हाँ, वैसे तो मैम मैंने सोचा नहीं टाइटल के लिए, पर मुझे लगता है कि एक ये हो सकता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये अच्छा वो भी रहेगा कि लगातार आप अगर लगे हुए हैं किसी चीज को
पाने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको वो मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। पंक्तियाँ कई बार हो सकता है सामान्य रूप से हम कह देते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर आप इनको वाकई में समझे ना तो आपको गूढ़ अर्थ समझ आएगा। जी मैम, बिल्कुल। और अंत में पूजा, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हजारों विद्यार्थियों के लिए आपका एक संदेश। मैम, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लगे रहिए, धैर्य बना के रखिए, और खुद पे, सबसे बड़ा कि खुद पे विश्वास रखिए। आपको अगर लग रहा है, आप जो सोच के आए हो कि नहीं मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, आप बनेंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, कड़ी मेहनत करिए और अच्छा पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, ये थी पूजा तिवारी जिन्होंने MPPSC 2024 में DSP का पद प्राप्त किया है। इन्होंने आपको संदेश में बताया कि अच्छा पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। और पूजा ने खुद ये साबित किया है कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है। धन्यवाद।